7 अक्टूबर 2023 हमास ने इस सदी का सबसे डेंजरस अटैक किया। 5000 रॉकेट छोड़े गए। साउथ इजराइल में होने वाले नोवा फेस्टिवल में असोल्ट किया। इस पूरे हमले में 1400 सिविलियन की जानें गई और 200 से ज्यादा होस्टेज भी लिए गए। लेकिन ये बस आधी कहानी है। इस टेरर के बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर अटैक किया, हमास के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। Israel is at war, but though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इस अटैक में 5000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इस वॉर को अब 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। ये वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इनफैक्ट बाकी के देश इस वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, यूएस, यूके, कनाडा, ये देश तो इन्वॉल्व हैं ही, साथ ही चाइना ने भी अपने 6 वॉरशिप ओमान से रवाना कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक सवाल सामने आता है कि इस वॉर में जीत कौन रहा है, इजराइल या पैलेस्टीन? द आंसर इज कतर। ये छोटा सा मिडिल ईस्ट का देश इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे इन्वॉल्व है? सिर्फ 27 लाख की पॉपुलेशन का ये देश दोनों साइड से कैसे फायदा ले रहा है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, हमास की हिपोक्रेसी। कतर डबल गेम खेलता है। वो ओपनली हमास को सपोर्ट करता है, एट द सेम टाइम उससे नेगोशिएट भी करता है। चलिए एक टाइमलाइन समझते हैं। ये है गाजा स्ट्रिप। यहाँ 2 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है इजिप्ट, और बाकी का हिस्सा मेडिटेरियन सी से कवर्ड है। यानी गाजा से निकलने के 2 ही रास्ते हैं, इजराइल से या इजिप्ट से। 2007 से गाजा स्ट्रिप को हमास नाम का एक टेरर ग्रुप कंट्रोल करता है। अमेरिका, ईयू जैसे देशों ने हमास को ऑलरेडी एक टेरर आउटफिट घोषित किया है, क्योंकि वो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं चाहता। देयर इज द नो सोल्यूशन फॉर द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम एक्सेप्ट बाय जिहाद। ये शब्द उन्हीं के चार्टर में लिखे हुए हैं। हमास के चार्टर में लिखा हुआ है कि वो इजराइल का पूरा लैंड चाहता है। वो जूस को मारना चाहता है, वहां से मिटाना चाहता है। हमास कहता है कि सारे इंटरेक्शन पीस प्रपोजल वेस्ट ऑफ टाइम है, और इसी सिलसिले में उन्होंने कई सारे टेरर अटैक भी किए हैं। इतना सब होने के बाद भी 2007 में कतर ने हमास को सपोर्ट किया था। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर गाजा स्ट्रिप का ये वीडियो वायरल हुआ था, जहां हम अच्छे रोड्स, जीरो पोल्यूशन और सुंदर बिल्डिंग्स देख सकते हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि अगर गाजा में इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? सवाल पूछना करेक्ट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये पैसा खुद नहीं कमाया है। उन्होंने ये पैसा डोनेशन के तौर पर मिला है। बात है 2012 की, जब पहली बार कतर के हेड ऑफ स्टेट ने गाजा विजिट किया। गाजा की हालत देखकर उन्होंने $400 मिलियन एड प्लेज किया ताकि गाजा रिकंस्ट्रक्ट हो पाए। ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। आज भी कतर हर महीने $30 मिलियन गाजा भेजता है। गाजा में लोगों को सैलरी देता है और उन्हें फ्यूल के पैसे भी देता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमास फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप है, जो इजराइल के विरुद्ध पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए बनाया है। लेकिन सच तो ये है कि हमास के बड़े बड़े लीडर्स गाजा में रहते ही नहीं हैं। वो किसी दूसरे देश में रिमोट कंट्रोल से डिसीजन लेते हैं और गाजा में उनके ब्रेन वॉश जवान छोड़ देते हैं। चलिए ये डेटा देखते हैं। हमास के लीडर्स 2012 तक सीरिया में रहते थे, लेकिन 2012 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई और उस समय हमास ने सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया। एक रिपोर्ट ऐसा कहता है कि इस्माइल हनी है, जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड है, वो 2019 में गाजा से टेम्परेरी टूर के लिए निकल गए और कभी वापस ही नहीं आए। 2020 से आज तक दोहा में ही रहते हैं और वहीं से ऑपरेट भी करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हमास के लीडर्स सिर्फ कतर में रहते ही नहीं, वो वहाँ इवेंट्स भी होस्ट करते हैं। यानी कतर हमास को ऑपरेशंस में मदद करता है, उन्हें अपने लैंड में पनाह देता है और मॉनेटरी सपोर्ट भी देता है। और हमास के लीडर पैलेस्टाइन के नाम पर दूसरे देश में जाकर रहते हैं। पैलेस्टीनियन लोग अपनी फ्रीडम और आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन क्या उनके लीडर्स बीच में रहकर लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा हमास को फ्रीडम फाइटर कहने वाले लोग किस दुनिया में रहते हैं, मुझे पता नहीं। चैप्टर 2, कतर का इंटरेस्ट। हमास का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वो इजराइल से जूस को मिटाना चाहता है। इनफैक्ट वो इजराइल को ही मिटाना चाहता है। लेकिन इस कोर्स में कतर को मदद करके क्या मिलेगा? कतर का ऑब्जेक्टिव क्या है?
चलिए कतर का डबल गेम समझते हैं। कतर के पास ऑयल है, लेकिन एक दूसरा हथियार भी है जिसे वो खूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो है नेगोशिएशन। जब इजराइल पैलेस्टीन का मामला बड़ा होने लगा, वेस्टर्न देश एक देश की ओर देखने लगे, कतर। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स कतर ने अपने आप काफी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया है एज ए होस्ट नेगोशिएटर। और ये सिर्फ इजराइल पैलेस्टीन की बात नहीं है, कतर सबसे बात करता है। वह पैलेस्टीनियन के हमास से बात करता है, लेबनान के हेजबोला से और तालिबान से भी बात करता है। इनफैक्ट 2014 में सार्जेंट बॉब बारडेल को तालिबान ने कैप्चर किया, तब कतर ने यूएसए की मदद की थी। कतर ने तालिबान से बात की और ऐसे डील ब्रोकर की कि यूएस सार्जन को रिलीज करे और उसके बदले 5 तालिबान के लोग यूएस प्रिजन से छुड़ा दिए जाएं। कतर में यूएसए का एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस है, अल उडेड एयरबेस, और इस नेगोशिएशन की वजह से वेस्ट कतर को काफी इम्पोर्टेंट एलाई यानी दोस्त मानता है। यूएसए तो एक स्टेप और आगे जाता है। कतर एक मेजर नॉन नाटो एलाई है। इसमें तो हमारा नेबर पाकिस्तान भी शामिल है। मेजर नॉन नाटो एलाई वो होते हैं जिनको यूएसए ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस और कई अलग अलग बेनिफिट देता है। कतर ये जानता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों को यूज करता है, और कतर की लीडरशिप बेहद स्मार्ट है। वो अपने इंटरेस्ट संभालना जानता है। कतर अपनी तरफ से बैलेंस करता है। एक तरफ अमेरिका का वॉर ऑन टेरर सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ टेरर को फंड भी करता है। बीबीसी ने 2017 में इसकी वार्निंग दी थी, जहां उन्होंने कहा था कतर अनेक टेरर आउटफिट से क्लोज रिलेशन रखता है, फिर वो अफगानिस्तान में तालिबान हो, यमन में हूती या सीरिया में अलकायदा से जुड़े लोग। कतर सीक्रेटली टेरर आउटफिट को फंड करता है, और ये हम नहीं, कतर के आस पड़ोस के देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई कहते हैं। कॉमन सेंस यही कहता है कि कतर का टेरर से इतना बड़ा नाता है और ये दुनिया को पता है, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है। और यहीं पर कतर का असली गेम सामने आता है। जब भी कोई टेरर आउटफिट किसी वेस्टर्न देश या किसी दूसरे अरब देशों के लोगों को किडनैप करता है, तब उनसे नेगोशिएट करने में कतर काम आता है। 2017 के अप्रैल महीने में सीरिया में कुछ ईरानियन ऑफिशियल को बंदी बना दिया था। कतर बीच में आया और $1 बिलियन की फिरौती देकर उन्होंने ऑफिशियल्स को छुटा लिया। ये सिलसिला एक बार नहीं, बार बार रिपीट होता है। कतर अलग अलग टेरर आउटफिट से अच्छे रिलेशन रखता है, उनसे बातचीत करता है, और इसीलिए 2017 में कतर के रिलेशन बाकी के गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल मेंबर से खराब हो गए थे। बाकी के देश कतर को मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैलाने का दोषी मानते हैं, लेकिन 2021 में सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों ने कतर से फिर से दोस्ती कर ली थी। 2021 में जब गल्फ देशों में दोस्ती हुई, तब कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी। एक मीडिएटर का क्या काम होता है? एक मीडिएटर कॉन्फ्लिक्ट में सॉल्यूशन निकालता है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट से मीडिएटर को कितना भी फायदा हो रहा हो। 2021 में जब बाइडेन पावर में आए, जब उन्होंने अफगानिस्तान से यूएसए की ट्रूप्स को वापस बुलाया, उनके और तालिबान के बीच एक जंग छिड़ गई कि अफगानिस्तान को कौन कंट्रोल करेगा। जैसे जैसे यूएसए की ट्रूप्स इवैक्यूएट हुए, वैसे वैसे तालिबान ने उनके एरियाज को कैप्चर किया, और इसी हेस्टी अफगानिस्तान विड्रॉवल में यूएसए के ट्रूप्स को तालिबान ने होस्टेज ले लिया। ऐसी सिचुएशन में मदद के लिए कौन आया? कतर। और यही है कतर की स्ट्रैटेजी। दोनों साइड से बात करो, टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी और वेस्टर्न देशों से भी। उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोज रिलेशन की वजह से वेस्टर्न देश कतर के पास आते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। स्लोली एंड स्टेडली कतर अपनी ऐसी इमेज बना रहा है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर देश है। वो टफ कॉन्वर्सेशन कर सकता है और उन होस्टेज को रेस्क्यू कर सकता है, वेस्टर्न देश नहीं कर सकते।